हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में अंग्रेजी व्यापार की वृद्धि किस तरह हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के अंत में अंग्रेजों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार में रुचि लेना शुरू कर दिया था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी ने एक चार्ट पर हस्ताक्षर किए जिसमें लंदन के व्यापारियों की एक कंपनी को मसालों के द्वीप समूह में व्यापार के लिए ईस्ट इंडीज ने 15 वर्षों के लिए व्यापार के अनन्य अधिकार दिए। लेकिन 1608 में अंग्रेज सूरत पहुंचे और मुगल दरबार से और ज़्यादा सुविधाओं का आग्रह किया। 1609 और 1611 में मुगल दरबार के मौजूद विलियम हॉकिंस पुर्तगालियों के विरोध की वजह से कुछ खास नहीं कर सका। 1612 में पुर्तगालियों की पराजय के बाद ही जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने का फरमान जारी किया। जहांगीर के दरबार में 1615 से 1618 के दौरान ब्रिटिश राजपूत सर थॉमस रो ने कंपनी के लिए अनेक सुविधाएं प्राप्त की और 1668 में आगरा, अहमदाबाद तथा भचौर में फैक्ट्रियां लगाईं। 1687 में चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगालियों के कब्जे वाले मुंबई को कंपनी को सौंप दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत में शिफ्ट करके बम्बई पहुंचाया। कंपनी ने 1611 में दक्षिण तट पर स्थित मासूलीपट्टनम ने और 1626 में पुलिकट के समीप अमरगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कीं। 1639 में चंद्रगिरी के महाराज से मद्रास का पट्टा लिया और यहां एक किला बनवाया जो सेंट जॉर्ज के किले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जल्द ही अंग्रेजों ने अपने कार्यकलाप उत्तर में भी शुरू कर दिए और उड़ीसा के हरिहरपुर और बालासोर, बंगाल में कासिम बाजार तथा हुगली में एक एवं बिहार में पटना में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भारत में इनके बीच प्रतिस्पर्धा का कारण बना। 17वीं सदी के अंत में और 18वीं सदी के आरंभ में फ्रांस भारत से ज़्यादा सक्रिय नहीं था और इसलिए अंग्रेज़ों का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। लेकिन 1720 और 1740 के बीच फ्रांसीसियों के व्यापार में अचानक तेजी आई जो अंग्रेज़ों के लिए चिंता का विषय बना। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार के सन 1740 और 48 में इन दोनों देशों प्रतिद्वंदी के रूप में शामिल होने से भी भारत में इनके बीच वैमनस्य बढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा कर्नाटक का पहला युद्ध। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कर्नाटक का पहला युद्ध सन 1746 से सन 1748 तक चला, जिसमें प्रथम कर्नाटक का युद्ध ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी के लिए पिछड़े संघर्ष के चलते यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चल रहे युद्ध का विस्तार था। सितंबर 1746 में अंग्रेजों की नौसेना ने बार्नेट के नेतृत्व में कुछ फ्रांसीसी युद्धपोतों को पकड़ लिया, जिसे फ्रांस के गवर्नर जनरल ड्रिप्ले ने गंभीर धमकी के रूप में लिया और मॉरीशस के फ्रेंच गवर्नर ब्योद्धा से तुरंत सहायता का अनुरोध किया। युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी दस्ते को हरा दिया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन द्वारा बदले की कार्रवाई से पहले ही एक्स ला चैपल की संधि सन 1748 होने की खबर भारत पहुंच गई और मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया गया और तथा दोनों के बीच शांति कायम हो गई। इसी बीच कर्नाटक का द्वितीय युद्ध सन 1749 से 1754 तक चला। दूसरे कर्नाटक युद्ध के समय तक डुप्ले और राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई थी। वह दक्षिण में देशी राज परिवारों की राजनीति में दखल देकर अपनी शक्तियां बढ़ाने लगा। जून 1748 में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क असफ जहां की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। स्वर्गीय निजाम का पोता मुजफ्फर जंग और निजाम का दूसरा पुत्र नासिर जंग दोनों गद्दी के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भूतपूर्व नायब दोस्त अली का दामाद चंदा साहब नवाब अनवरुद्दीन के अधिकार को चुनौती दे रहा था। ये क्षेत्रीय संघर्ष जल्द ही एक संघर्ष में बदल गए और
अनेक गुट बन गए। डुप्ले इस अवसर को भांप गया और कर्नाटक को फ्रांसीसियों पर निर्भर करने का सपना देखने लगा। उसने 1749 में अंबर में नवाब अनवरुद्दीन को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी। अवैध पुत्र मोहम्मद अली ने खुद को त्रिचनापल्ली में कैद कर लिया और अंग्रेजों से मदद की अपेक्षा की। शेष कर्नाटक डुप्ले और कठपुतली चंदा साहब के अधिकार में आ गया। सन 1750 में नए निजाम नासिर जंग की हत्या के बाद डुप्ले अपने नामिती मुजफ्फर जंग को हैदराबाद की गद्दी पर बैठाने में सफल रहा। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित सारे मुगल भूभाग का गवर्नर बनाकर सम्मानित किया। नए निजाम के अनुरोध पर बुशी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी भी हैदराबाद में तैनात कर दी गई। त्रिचनापल्ली का घेरा लंबा चला। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट की राजधानी का घेरा डालकर फ्रांसीसी सेना को दो फाड़ कर दिया। सन 1752 में फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली के बाहर ब्रिटिशों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। चंदा साहब की धोखे से हत्या कर दी गई और उसके स्थान पर अंग्रेजों की पसंद यानी कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली को नया नवाब बनाया गया। त्रिचनापल्ली ने फ्रांसीसियों की हार ने डुप्ले की किस्मत का दरवाज़ा बंद कर दिया। फ्रेंच व्यापारी कंपनी ने उसे वापस बुलाया और सन उसके विदा होने के बाद 1735 में एक अंतरिम संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वे भारतीय राजाओं की परस्पर लड़ाई में शामिल नहीं होंगे और संधि के समय जिन भागों पर इन पक्षों का कब्जा था वे भूभाग उन्हीं के अधिकार में रहेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध सन 1758 से 1763 तक चला। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के साथ कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हुआ। सन 1757 में फ्रांस सरकार ने काउंट दे लाली को भारत भेजा। इस बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। फ्रांसीसी जनरल काउंट दे लाली ने जून 1758 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। अक्टूबर 1759 में सर आयरकूट ने मद्रास पहुंचने पर फ्रांसीसियों के टिके रहने की उम्मीद समाप्त हो गई। 22 जनवरी 1760 को लाली की बांदीवास की लड़ाई में निर्णायक पराजय हुई। इस लड़ाई में बुशी को कैद कर लिया गया। अंग्रेजों ने पांडिचेरी का घेरा डाल दिया। 8 माह तक अंग्रेजों को रोके रखने के बाद जनवरी 1761 में लाली ने समर्पण कर दिया। पांडिचेरी का पतन भारत में फ्रांसीसी शक्ति के पतन की निशानी बना। पेरिस की संधि सन 1763 के द्वारा पांडिचेरी और फ्रांस के कब्जे वाले भूभाग उन्हें फिर वापस मिल गए। पूर्वी भारत में अंग्रेजों की सबसे पहली बस्ती 1633 में बसी थी। इस वर्ष उन्होंने उड़ीसा के हरिहरपुर और बालासोर में फैक्ट्रियां लगाईं। बंगाल के मुगल वायसराय शाह शुजा की अनुमति से 1651 में हुगली में पहली बार इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी। शाह शुजा ने 3000 रुपये सालान के शुल्क के बदले व्यापार की यह सुविधा दी थी। जल्द ही उन्होंने कासिम बाजार, पटना तथा आसपास के अन्य क्षेत्रों में फैक्ट्रियां लगाईं। अंग्रेजों के व्यापार में मुख्य रूप से रेशम, सूती वस्त्र, सोरा और चीनी शामिल था। सन 1651 और 1656 और 1672 में जारी अनेक फरमानों के द्वारा अंग्रेजों को सीमा शुल्क में छूट दी गई और तय किया गया कि इसके बदले कंपनी भारतीय शासकों को एक निर्धारित धनराशि देगी। 1658 में अंग्रेजों ने 1200 रुपये देकर सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर गांव की जमींदारी हासिल कर ली। अंग्रेजों ने फैक्ट्री के आसपास एक किले का निर्माण किया और कोर्ट विलियम नाम दिया गया तथा चार्ल्स आयर को किले का पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। 1717 में मुगल बादशाह द्वारा जारी एक शाही फरमान के लिए कंपनी ने कई विशेष अधिकार हासिल कर लिए।
बादशाह फारुखसियार ने कंपनी को बिना शुल्क अदा किए बंगाल में वस्तुओं का निर्यात और आयात की आज़ादी दी तथा वस्तुओं की मुक्त आवाजाही के लिए पास और दस्तक जारी करने का अधिकार दिया। यह फरमान पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण बन गया। कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग पर मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान दोनों ने आपत्ति जताई, लेकिन कंपनी ने उनकी नहीं सुनी। इसके चलते दोनों के बीच प्रतिरोध बढ़ गया। बंगाल की गद्दी पर सिराजुद्दौला के बैठते ही शाही फरमान और दस्तक के दुरुपयोग से जुड़ा विवाद और गंभीर रूप लेगा। सिराजुद्दौला शाही फरमान और दस्तक के दुरुपयोग के सख्त खिलाफ था, साथ ही अंग्रेजों के इरादों पर शक करता था। इस बीच यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के राजनीतिक संबंध खराब होने लगे और अंग्रेजों ने यूरोप में एक और संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी। यूरोप में इन ताकतों के बीच खींचातानी का प्रभाव भारत में इन दोनों कंपनियों के संबंधों पर भी पड़ा। अंग्रेजों ने नवाब से अनुमति लिए बिना युद्ध की तैयारी के रूप में कलकत्ता की मोर्चाबंदी शुरू कर दी। नवाब ने दोनों पक्षों को इस मोर्चाबंदी को तत्काल रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने न तो आदेश का पालन किया, लेकिन अंग्रेजों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। सिराजुद्दौला नौजवान और गुस्सैल था। वह इस अवज्ञा का सहन नहीं कर सका। उसने कासिम बाजार के ब्रिटिश कारखाने को जब्त कर लिया और बाद में 20 जून सन 1756 को कोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इस दुस्साहस के दौरान एक तथा कथित भयानक घटना घटी। कहा जाता है कि 146 कैदियों को कोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में कैद करके रखा गया था। यह गर्मियों की घटना थी और वह रात इतनी गर्म थी, उनमें से केवल 26 लोग ही जीवित बचे। ब्रिटिश इतिहासकारों ने बंगाल के युवा नवाब को अत्यंत क्रूर बताने के लिए इस घटना को अतिरंजित किया है। नवाब कालीकट को माणिकचंद के हाथों में सौंपकर जीत का जश्न मनाने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों अपने जहाज़ों पर सवार होकर भाग निकले। नवाब की यह महान भूल थी। उसने अपने दुश्मनों की ताकत को कम करके आंका। इस बीच अंग्रेजों ने बचकर एक छोटे से द्वीप फुल्टा में शरण ली और मद्रास से सहायता का इंतजार करने लगे। कर्नल क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में क्रमशः सैनिक बल और नौसैनिक बल इनकी सहायता के लिए पहुंचा और इन्होंने हुगली पहुंचकर इसे लूटा और 1757 की शुरुआत में कलकत्ता पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया। 9 फरवरी सन 1757 को नवाब ने अलीनगर की संधि पर मजबूर होकर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि में उसने कंपनी की सभी मांगों को मान लिया। नवाब को कंपनी के अधिकारों और रियासतों को बहाल करने और कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा गया। चलिए दोस्तों, इसी का नेक्स्ट चैप्टर है प्लासी का युद्ध। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा प्लासी का युद्ध, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पद से हटाने और उसकी जगह उनके इशारों पर चलने वाले व्यक्ति को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया। उन्होंने मुर्शिदाबाद में नवाब की तरफ से कालीकट में नियुक्त प्रभारी माणिकचंद, एक धानढ़ व्यापारी मीचंद, जाने माने साहूकार जगत सेठ, मीर जाफर, मीर बख्शी, नवाब के जनरल राय दुर्लभ के साथ षड्यंत्र रचा और मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठने का निर्णय लिया। जून 1757 को दोनों सेनाएं मुर्शिदाबाद के निकट प्लासी के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थी। मीर जाफर और राय दुर्लभ की अगुवाई से सेना का एक बड़ा भाग युद्ध में बना रहा और मीर मदान तथा मोहन लाल के नेतृत्व में मुट्ठी भर सैनिकों ने अंग्रेजों का सामना किया। इस सेना की बुरी तरह हार हुई। नवाब ने बचकर भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया और मारा गया।
उसकी जगह मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित किया गया। के.एम. पनिक्कर का कहना है कि प्लासी एक ऐसा बाजार बना जहां बंगाल के पैसे वाले बैंकरों और जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। प्लासी का युद्ध भारत का नियति नियंता साबित हुआ। कर्नल मैनेसन कहते हैं, कभी भी ऐसा युद्ध नहीं लड़ा गया जिसके इतने व्यापक, इतने तात्कालिक और इतने स्थायी परिणाम निकले हों। इसी के साथ बक्सर का युद्ध समाप्त होता है और राजनीतिक शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा कर्नाटक का युद्ध समाप्त होता है और बक्सर का युद्ध स्टार्ट होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि मीर जाफर ने 25 जून 1757 को मुर्शिदाबाद में प्रवेश किया। उसके राजधानी में आते ही क्लाइव ने उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। वहीं कंपनी ने 24 परगना की जमींदारी हासिल कर ली। इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी को काफ़ी फायदा पहुंचा। कंपनी ने कलकत्ता में एक टकसाल लगाई और बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। साथ ही सूबे में कंपनी के लिए मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया। इनके अलावा कंपनी ने जुलाई 1757 की संधि से कई राजनीतिक रियायतें हासिल कर लीं। संधि में प्रावधान था कि अंग्रेजों के शत्रु, चाहे वे भारतीय हों या यूरोपीय, नवाब के शत्रु भी माने जाएंगे। जल्दी ही मीर जाफर को अंग्रेजों के साहचर्य से चिढ़ होने लगी। उसने बंगाल से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए डचों के साथ दुर्संधि की। क्लाइव ने उसके इस मंसूबे को भांप लिया और 1759 में डचों को पराजित किया। 1760 में क्लाइव के इंग्लैंड रवाना होने के साथ ही जाफर के बुरे दिन शुरू हो गए। अंग्रेज उसे नापसंद करने लगे। उसके पुत्र मीरन की मृत्यु होने पर नवाब और अंग्रेजों के रिश्तों में खटास पैदा हो गई। रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी लॉर्ड बेनसीट्रेट ने अंततः नवाब को यह गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया। मीर कासिम एक कुशल प्रशासक था और उसने मीर जाफर का कर्ज अदा किया। तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन के अनुसार वित्तीय मामलों में उसका कोई मुकाबला नहीं था। 1762 में उसने मुर्शिदाबाद की जगह बिहार में मुनेर को अपनी राजधानी बनाया और वहां हथियारों की एक फैक्ट्री लगाई। मीर कासिम ने कंपनी के अधिकारों द्वारा आंतरिक सीमा शुल्क से बचने के लिए फरमान के दुरुपयोग पर लगाम लगाई और अंतरिम व्यापार पर सभी प्रकार के महसूलों को समाप्त करने के लिए एक बड़ी पहल की। अंततः इस मुद्दे पर कंपनी की और मीर कासिम के बीच विवाद पैदा होना शुरू हो गया। अंग्रेजों को पटना स्थित फैक्ट्री के प्रमुख एलिस ने नगर पर कब्जा करने की अपनी असफल कोशिश के द्वारा इस विवाद को हवा दी। 1763 की गर्मियों भर मीर कासिम की सेनाओं के खिलाफ निरंतर अभियान चला और एक के बाद एक हमलों में नवाब की पराजय हुई। वह अवध भाग गया और वहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह आलम के साथ गठजोड़ किया। 22 अक्टूबर 1764 को इन तीनों की संयुक्त सेना का बक्सर में अंग्रेजों से युद्ध हुआ। अंग्रेजी कमांडर मेजर हेक्टर मुनरो ने इस संयुक्त सेना को करारी शिकस्त दी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने समर्पण कर दिया। अवध पर कंपनी का कब्जा हो गया और नवाब को रोहिल्लों की यहाँ शरण लेनी पड़ी। सम्मान और आन बान के साथ शासन करने वाला नवाब मीर कासिम भगोड़ा बना और 1777 में दिल्ली में अत्यंत गरीबी की हालत में उसकी मृत्यु हो गई। बक्सर के युद्ध ने आधुनिक भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। यह घटना कई मायनों में प्लासी के युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। जेम्स स्टीफन के अनुसार भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय के नज़रिए से बक्सर के युद्ध को प्लासी के युद्ध से ज़्यादा श्रेय जाता है। सैन्य नज़रिए से बक्सर अंग्रेज़ों के लिए
एक महान विजय साबित हुआ। प्लासी में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उसके अपने जनरलों का छल कपट था। बक्सर में अंग्रेज किसी ऐसे छल कपट के बिना जीते थे। ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों पक्ष पूरी शक्ति और उत्साह से लड़े और अहम मुद्दे तय हुए। न केवल बंगाल के नवाब बल्कि बादशाह और उसके वजीर को पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा और देश में ब्रिटिश सेना की धाक जमी। शुजाउद्दौला जैसे अनुभवी युद्ध माहिर के खिलाफ विजय से कंपनी की राजनीतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब उत्तरी भारत में अंग्रेजों की ताकत अजेय हो गई थी। नया नायब उनके हाथों की कठपुतली था। अवध का नवाब उनका स्वामी भक्त साथी और मुगल बादशाह उनका कैदी था। इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।